स्क्रीन दिख रहा है? ओके, ठीक है। तो पिछला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोगों को करना है चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 12 इज मिनरल न्यूट्रिशन। ये दोनों का अर्थ आपको पता है, मिनरल, ठीक है, और न्यूट्रिशन। तो प्लांट में किस तरीके का न्यूट्रिशन होगा, किस तरह का मिनरल रिक्वायरमेंट चाहिए उसको, इसेंशियल मिनरल्स कौन होते हैं, नॉन इसेंशियल कौन होता है, कैसे वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, यही सब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो 12.1 में हम लोग क्या देख रहे हैं, मेथड्स टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, मतलब किस तरीके से मिनरल रिक्वायरमेंट होगा प्लांट में, अलग अलग तरीके क्या है। दूसरा, इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तीसरा, मैकेनिज्म क्या है इन एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करने का। चौथा, सोल्यूट का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। पांचवा, सॉयल रिजर्वायर के रूप में काम कर रहा है, तो सॉइल में आपको कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स मिलेंगे। और लास्टली इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। The basic needs of all living organisms are essentially the same. ठीक है, जो भी जीवित लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बेसिक नीड जो आप किसी को भी कंपेयर करो तो सबका सेम ही है। ठीक है, हम लोग सेम ही चीज खाते हैं। सो दे रिक्वायर मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स। किस लिए चाहिए ये सब सारी चीजें, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ठीक है, ये कॉमन चीजें बार बार आपको बताया जा चुका है सब। दिस चैप्टर फोकसेस मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन, wherein you will study the methods to identify elements which are essential to growth and development of plants and criteria for establishing the essentiality. कहने का मतलब हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन, मतलब कौन कौन से ऐसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहा है, वैसे एलिमेंट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, उनका डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होता है, ठीक है, कैसे वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में फंक्शन कर रहा है, और कौन इसेंशियल है कौन नॉन इसेंशियल है, इसको हम लोग डेवलप कैसे करेंगे। ठीक है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स को हम लोग कैसे, क्राइटेरिया क्या है। सो यू विल आल्सो स्टडी द रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, उनके मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं ये भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद द मैकेनिज्म एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज एसेंशियल एलिमेंट्स, इनको कैसे प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है ये भी पढ़ा जाएगा। So this chapter basically introduces you to significance and mechanics biological nitrogen fixation in the end. ठीक है, तो लास्ट में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल, जैसे आप क्लास 9-10 में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, उसी तरह यहाँ पर आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाता है कि बायोलॉजिकली हम नाइट्रोजन को कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग सब टॉपिक्स जो है उसको डील करेंगे। So 12.1 says methods to study the mineral requirements of plants. ठीक है, प्लांट को मिनरल रिक्वायरमेंट है तो उसको स्टडी कैसे करना है। ठीक है, तो 1860 जूलियस बॉन सैच, अ प्रोमिनेंट जर्मन बोटैनिस्ट। ठीक है, तो ये सब अंडरलाइन करना है आपको। क्यों अंडरलाइन करना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है बॉन सैचेस क्या था, बॉटनिस्ट था, जोलॉजिस्ट था, आर्कियोलॉजिस्ट था, इसलिए ये हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप उसको अंडरलाइन कीजिए और याद रखिए। सो 1860 में ये जर्मन बॉटनिस्ट था जूलियस बॉन सैक्स। व्हाट डिड ही डेमोन्स्ट्रेट, he demonstrated for the first time
that plants could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil। मतलब प्लांट को हम लोग विदाउट सॉइल ग्रो कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट उपलब्ध होता है वही न्यूट्रिएंट हम अगर सॉल्यूशन फॉर्म में प्रोवाइड करें प्लांट को, तो प्लांट ग्रो कर सकता है एंड इट कैन बी ग्रोन टू मैच्योरिटी, और उसके बाद फिर उसको हम वापस फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है। तो आजकल हाइड्रोपोनिक्स का जोड़ है, काफी जोड़ है, इसको हम लोग बोलते हैं सॉइललेस कल्चर। ठीक है, सॉइललेस। सो हाइड्रोपोनिक्स इज बेसिकली सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट्स। ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही चीज समझना है कि यहाँ पे आप सॉइल की कोई आवश्यकता नहीं होती। पहली बात, देयर इज नो नीड ऑफ सॉइल। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ये वही न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है जो कि सॉइल में मौजूद होता है। ठीक है। So since then, a number of improvised methods have been employed to try and determine the mineral nutrients essential for plants. The essence of all these methods involves the culture of plants in a soil-free, defined mineral solution. ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारा मेथड हम लोगों ने एम्प्लॉय किया है। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स, एक से बढ़कर एक, जिससे कि पता चले कि प्लांट में क्या मिनरल्स न्यूट्रिएंट आवश्यकता क्या है, क्या नहीं है। ठीक है। अब इसी मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म आपका हाइड्रोपोनिक्स का होता है। ठीक है, जहां पे आप मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होती और आप प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो थोड़े समय के लिए उसको ग्रो कर लेंगे, जब ये मैच्योर हो जाएगा हल्का सा, फिर उसको आप वापस फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन छोटे प्लांट को तो आप हाइड्रोपोनिक्स में ही ग्लो, मतलब इसी फेज में ग्लो करके रख सकते हैं। सो दिस मेथड रिक्वायर्स प्यूरिफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स। तो दो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स का। एक तो सॉइल नहीं चाहिए आपको, बट आपको पानी चाहिए, तो पानी प्यूरिफाइड होना चाहिए। उसके बाद मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स चाहिए और उसका कॉन्सेंट्रेशन डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है। अगर डिफाइंड नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है। तो डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होना चाहिए, तब जाके आप ग्रो कर पाइएगा, नहीं तो नहीं ग्रो कर पाइएगा। सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो इसेंशियल? क्या आप बता सकते हैं कि क्यों ऐसी जरूरत है, ये वेल डिफाइंड क्यों होना चाहिए? अब देखिए, वेल डिफाइंड नहीं होगा तो प्लांट में अगर मिनरल न्यूट्रिएंट कम हुआ तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर उसको मिनरल एलिमेंट ज्यादा मात्रा में मिल गया तो उसको टॉक्सिक हो जाएगा, तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसलिए ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब है कि आपका जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आप जो दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, ये प्योरली वेल डिफाइंड होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अगर कम हुआ तो जो एलिमेंट कम होगा उसके रेस्पेक्ट में डेफिशिएंसी होगी, और अगर ज्यादा हुआ जो, तो उसके रेस्पेक्ट में टॉक्सिसिटी हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। डेफिशिएंसी हो सकती है अगर कम रहेगा, हाँ, न्यूट्रिएंट, मान लीजिए कैल्शियम डाल रहे हैं, सोडियम डाल रहे हैं, पोटेशियम डाल रहे हैं, कम हो गया रिक्वायर्ड, एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। अगर इस थ्रेशोल्ड लेवल से कम हुआ तो धीरे धीरे वो डेफिशिएंसी सिम्टम शो करने लगेगा प्लांट, और ज़्यादा हुआ तो फिर टॉक्सिसिटी सिम्टम शो करने लगेगा। इसलिए ये लेवल जो है ये आइडेंटिफाई करना बेहद ज़रूरी है, और ये आसान काम नहीं है। तो जिन साइंटिस्ट ने ये थ्रेशोल्ड लेवल आइडेंटिफाई किया होगा उनके लिए काफ़ी मशक्कत का काम रहा होगा, काफ़ी उन्होंने होगी ये थ्रेशोल्ड लेवल प्राप्त करना है। ठीक है, so after a series of experiments in which the roots of the plants were immersed in nutrient solutions and wherein an element was added, removed, or given in varied concentration, a mineral solution suitable for the plant growth was obtained. So it was basically a hit and trial method जहाँ पे आप एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, फिर रिमूव कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन वैरी कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, ठीक है, और उसको आप नोट डाउन करते रहते हो। ठीक है, ज़्यादा होता है तो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं वो नोट किया जाता है, कम डाल के देखते हो कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हो रहा है वो देखते हैं, और इसी तरह का हिट एंड ट्रायल मेथड करके हम लोग क्या करते हैं, एक अप्रोप्रिएट जो है वो सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जो कि उसके ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए वैलिड है। So by this method, essential elements were identified and their deficiency symptoms discovered. ठीक है, so hydroponics has been successfully employed as a technique for commercial production of vegetables such as tomato, seedless cucumber and lettuce. ठीक है, तो काफी आसानी से, चूंकि ये छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, तो इनको जैसे टमाटर आप घर में अपने गमले में भी उगा सकते हो। तो जो छोटे पौधे होते हैं वेजिटेबल टाइप के, उनको आप हाइड्रोपोनिक्स के जरिए कमर्शियली प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, it must be emphasized that the nutrient solutions must be adequately aerated to obtain the optimum. ठीक है, अब आपने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तो दे रहे हैं बट साथ में ऑक्सीजन भी चाहिए उसको, ठीक है, तब जाके ग्रोथ होगा अच्छे से। इसीलिए यहाँ पे लिखा है एडिक्वेटली एरेटेड। ठीक है, तो अगर आप ऑप्टिमम ग्रोथ प्लांट का चाहते हैं तो उनको ऑक्सीजन भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। व्हाट वुड हैपन इफ सॉल्यूशंस विद पुअरली एरेटेड? ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप समझ रहे हो ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है प्लांट के लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब आपका एक टिपिकल सेटअप दिया है हाइड्रोपोनिक्स कल्चर का। ठीक है, आपने यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाला गमले में, ठीक है, और अब देखिए प्लांट का जो रूट सेक्शन है वो इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। ऊपर से आपने एक फनल लगाया हुआ है जिससे कि अब ये न्यूट्रिएंट जैसे जैसे खत्म होगा तो आप वाटर और न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं यहाँ से, एडिशनल वाटर और न्यूट्रिएंट। ठीक है, और यहाँ कॉटन से आपने प्लग इन कर दिया है इन सारी चीज़ों को, ठीक है, फनल को, पौधे को, और फिर एक एरेटिंग ट्यूब आपने रखा है जिससे कि ऑक्सीजन भी यहाँ सिस्टम में मौजूद रहे। ठीक है, तो एरेशन इज इसेंशियल। ठीक है, तो ये हाइड्रोपोनिक सेटअप है आपका टिपिकल, जहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन चाहिए, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मतलब वाटर न्यूट्रिएंट चाहिए, एरेशन के लिए एरेशन ट्यूब चाहिए, फनल चाहिए जिससे कि आप वाटर और न्यूट्रिएंट डाल सकें, पौधा चाहिए, ठीक है, जिस गमले में आप अपैरेटस में आप करना चाह रहे हो अपैरेटस चाहिए, प्लस प्लग इन के लिए कॉटन चाहिए। ठीक है, तो ये डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हाइड्रोपोनिक्स कल्चर में होते हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपको हाइड्रोपोनिक्स कल्चर समझ में आ गया हो तो आप यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, अगर आपको मेरी बात सुनाई दी है अब तक, एक एक चीज समझ में आ गया है, तो आप यस लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, तो ये था हाइड्रोपोनिक्स का कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब सॉइल की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने मिट्टी को रिप्लेस कर दिया न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से।
ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन वेल डिफाइंड होना चाहिए, ये हम बता चुके कि वाइट शुड बी वेल डिफाइंड। अगर ये वेल डिफाइंड और बैलेंस्ड नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्लांट में डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आने के चांसेस है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो उस समय ये थ्रेशोल्ड लेवल डिसाइड कर रहे थे, दैट मस्ट हैव बीन अ हिट एंड ट्रायल मेथोडोलॉजी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ये है हमारा इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। ठीक है, so most of the minerals present in soil can enter plants through roots। ये हम लोग देखे हैं कि रूट के माध्यम, जड़ के माध्यम से ही मिनरल्स और वाटर जो है प्लांट अपटेक करता है। तो in fact more than 60 elements of the 105 discovered so far are found in different plants। ठीक है, 105 एलिमेंट, अभी जब किताब लिखी गई थी आज से 16 साल पहले 2005-6 में, तभी 105 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे। आज के डेट में 117 तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, हो सकता है 120 भी हो गया हो। तो कहने का मतलब है कि जब 105 डिस्कवर हुआ था तो 60 से ज्यादा एलिमेंट आपको अलग अलग पौधों में मिले थे। ठीक है, सम प्लांट स्पीशीज accumulate selenium, some gold, while some plants growing near nuclear test sites take up radioactive strontium। ठीक है, तो ये सब भी आपको मिलेगा जिस एनवायरमेंट प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, सॉइल में जो एलिमेंट मौजूद है, वो सिलीनियम हो तो सिलीनियम भी ले लेगा, गोल्ड मौजूद है तो गोल्ड भी ले लेगा, स्ट्रॉन्शियम मौजूद है तो स्ट्रॉन्शियम भी ले लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हाउ डू यू मेजर दिस। So there are techniques that are able to detect the minerals even at a very low concentration of nanograms। ठीक है, तो 10 to the minus 8 ग्राम है, मतलब 10 नैनोग्राम, तो 10 नैनोग्राम पर ml, मतलब इतना कम अगर रहेगा कॉन्सेंट्रेशन पर मिलीलीटर, तब भी हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इतनी सेंसिटिव टेक्निक है हमारे पास। So question is whether all the diverse mineral elements present in a plant, for example gold, selenium, strontium, are actually necessary for plants। कहने का मतलब प्लांट में 60 से ज्यादा मिनरल एलिमेंट्स मिल रहे हैं, क्या सबके सब प्लांट को जरूरत है, जरूरी है? अगर वो नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा प्लांट, क्या ऐसा है? आर ऑल ऑफ दीज मिनरल एलिमेंट्स नेसेसरी? और जस्ट एक ऑब्लिगेटरी फंक्शन होता है कि हम मान लीजिए गोल्ड साइट के नीचे, गोल्ड माइन के आसपास ग्रो कर रहे हैं तो चलो पिकअप ले लो, लेड के पास ग्रो कर रहे हैं तो लेड को पिकअप कर लो, स्ट्रॉन्शियम कहीं सॉइल में है तो उसको पिकअप कर ले। ठीक है, तो ये प्लांट जो जिस एनवायरनमेंट में ग्रो करता है वो भी हद तक डिसाइड करता है कि वो फोर्सफुली ले रहा है, सॉइल में चूंकि ज़्यादा मात्रा में मौजूद है तो उसको लेना पड़ जा रहा है, उसको एक्चुअली में उसका कोई यूज नहीं है सिस्टम में। So how do we decide what is essential for plants and what is not? So there must be some criteria for defining this essentiality। कि स्ट्रॉन्सियम जरूरी नहीं है, लेड जरूरी नहीं है, सिलीनियम जरूरी है, गोल्ड जरूरी नहीं है, सोडियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जरूरी है। ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्राइटेरिया क्या है? तो देखिए, ये क्राइटेरिया जो है स्कूल एग्जाम में लिखने पूछता है और ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में भी पूछता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर essentiality। So what is the criteria for essentiality of any element to be described as a mineral nutrition या mineral nutrient? First point, the element must be absolutely necessary for supporting normal growth and reproduction। कहने का मतलब, अगर मान लेते हैं हम नाइट्रोजन लेते हैं, तो नाइट्रोजन से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नाइट्रोजन जो है नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में प्लांट का मदद कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम नाइट्रोजन सिस्टम से हटा दें तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाएगा, बीज नहीं बना पाएगा। ठीक है, so in the absence of the element the plants do not complete their life cycle or set the seeds। ठीक है, तो कहने का मतलब प्लांट ना ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा और ना ही वो बीज बना पाएगा। ठीक है, सो कहने का मतलब है जो एलिमेंट है, इट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इफ इट इज एब्सेंट
then plant won't be able to complete its life cycle or even form seeds. तो ये एक essentiality criteria है. दूसरा, the requirement of the element must be very very specific. ठीक है, कहने का मतलब नाइट्रोजन का जो फंक्शन है वो नाइट्रोजन ही कर रहा है, कोई दूसरा पोटासियम आके उसको नहीं कर सकता. So it cannot be replaced by any other element. In other words, deficiency of any one element cannot be met by supplying some other element. अब जैसे होता है एक ऑफिस में दो आदमी नौकरी कर रहे हैं, एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया तो दूसरा उसके लिए उसका काम देखने लगता है. ठीक है, बट प्लांट के साथ ऐसा नहीं है. प्लांट में जो एलिमेंट्स आप ले रहे हो, प्लांट जो लेता है वो होता क्या है कि वो काफी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है और वो किसी भी तरीके से आप किसी दूसरे एलिमेंट से उसको रिप्लेस नहीं कर सकते. सोडियम का रिप्लेसमेंट पोटासियम नहीं है, पोटासियम का रिप्लेसमेंट कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम का गोल्ड नहीं है. ठीक है, तो अगर सोडियम की डिफिशियंसी होती है तो उसको सोडियम ही पूरा करेगा, पोटासियम नहीं कर सकता उसकी डिफिशियंसी को पूरा. ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट. जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज प्लांट शो कर रहा है उसमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स which define criteria for essentiality of elements. अब यहाँ पे एक फिगर 12.2 भी है जो हाइड्रोपोनिक से रिलेटेड है, इसको हम लोग देख लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए हाइड्रोपोनिक प्लांट का प्रोडक्शन कैसे होता है. आप इस तरीके का एक ट्रॉफ बनाते हो, ट्यूब. ठीक है, और उसको इंक्लाइन में रखते हो. इंक्लाइन मतलब वो ढुलक ढुलक सकता है. ठीक है, और ये पंप जो है सर्कुलेट करता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में. एक साथ कई सारे प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे इस वाले ट्रप में आपका न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रखा है, वाटर और न्यूट्रिएंट, और ये पंप इसको क्या करेगा, इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को पंप करेगा इधर. ठीक है, तो सब प्लांट के पास जाएगा. ठीक है, तो सॉल्यूशन अब होगा क्या, जो पंप है इट विल सर्कुलेट द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फ्रॉम द रिजर्वायर टू द एलिवेटेड एंड ऑफ द ट्यूब. ये पंपिंग किया, ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यहाँ से चढ़ा और लास्ट पॉइंट तक गया. ठीक है, तो सबको मिला. उसके बाद सॉल्यूशन विल देन फ्लो डाउन द ट्यूब एंड रिटर्न टू द रिजर्वायर ड्यू टू ग्रेविटी. बट ये इंक्लाइंड पोजीशन पे ऐसे है. ठीक है, अभी क्या होगा, पंप के कारण तो ऊपर चढ़ गया है, पंप आप बंद कर दोगे तो वापस नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो ये वापस ग्रेविटी के कारण वापस इस रिजर्वायर में आ जाएगा. ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो रूट्स हैं ये कंटिन्यूअसली जो है दे आर बेदिंग इन द एरेटेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन. ठीक है, इस तरीके से हम एक लंबा अगर चैनल बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे पौधों को एक साथ ग्रो कर सकते हैं. अब देखिए एक पौधे को बड़ा करके यहाँ दिखाया हुआ है कि किस तरीके से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में उसका जड़ सब है वो कंटिन्यूअसली डूबा रहता है. ठीक है, और पौधा ग्रो कर रहा है. तो इस तरीके से आप मल्टीपल पौधों को एक साथ हाइड्रोपोनिक्स कल्चर में ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, तो हजारों की संख्या में ग्रो किया जाता है. ठीक है, तो ये था क्राइटेरिया हाइड्रोपोनिक्स और ये 3 पॉइंट्स थे आपके क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स. अब नेक्स्ट चलते हैं. Based upon the above criteria, only a few elements have been found to be absolutely essential for growth and metabolism. So these elements have been further divided into 2 broad categories based on their quantitative requirements. Quantitative मतलब amount. ठीक है, कितना मिलीग्राम या माइक्रोग्राम चाहिए, नैनोग्राम चाहिए. सो क्वांटिटी के आधार पे 2 तरह होगा डिवीजन, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट. तो नाम से ही पता चल रहा है जो ज्यादा मात्रा में चाहिए उसको मैक्रो बोलेंगे, जो कम मात्रा में चाहिए उसको हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलेंगे. ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट का डेफिनेशन जो दिया है उसको रटना पड़ता है. ठीक है, सो जनरली इट इज प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज इन लार्ज अमाउंट. ठीक है, आप सिंपली अगर हम बोलेंगे बड़ा मात्रा लार्ज अमाउंट, तो लार्ज अमाउंट साइंस में नहीं समझ में आता है, आप उसको क्वांटिटेट करना पड़ेगा. ये क्वांटिटेटिव प्रोसीजर है. ठीक है, कितना ज्यादा. So in excess of 10 millimole per kg of dry matter. So this makes the definition full. कहने का मतलब if nutrient is required greater than 10 millimole, ठीक है, per kg,
पर केजी, ठीक है, ऑफ ड्राई मैटर, क्योंकि आप वेट और ड्राई दोनों होता है, इसलिए आपको यहाँ ड्राई मैटर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वेट का मतलब होता है जब पानी सिस्टम में, प्लांट सिस्टम में मौजूद रहता है, ड्राई का मतलब जब आपने पानी हटा दिया, ठीक है। सो अब ये क्राइटेरिया कौन कौन फुलफिल कर रहा है और जिनको हम लोग मैक्रो में डालेंगे। सो कार्बन, शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। अभी कितने हो गए? 3, 6, 9, so total 9. So there are 9 macronutrients. CHO, carbon, hydrogen, oxygen; NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, calcium, and magnesium. Out of these, carbon, hydrogen, and oxygen are obtained from CO2 and water. ठीक है, तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ से मिल जाएगा प्लांट को। वाटर में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इन दोनों एलिमेंट को यहाँ से ले लें। बाकी जो बचा, ठीक है, ये 6, so these 6 they are absorbed from the soil, ठीक है। तो उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब सारे के सारे कहाँ से चाहिए? सॉइल से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम CO2 एंड वाटर। तो यू कैन इजली सी कि CHO आ रहा है 3, ठीक है। तो ये हो गया, आसानी है याद रखना, CHO, NPK, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो ये हो गया आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब उसी तरह चलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट। So micronutrients are required in very small amounts, so they are called trace elements. So they are needed in very small amount. Very small amount का मतलब, अब आपने थ्रेशोल्ड लेवल डिजाइन कर लिया था 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, तो इससे कम जो लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये 10 मिलीमोल पर केजी आपको याद रखना होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज द थ्रेशोल्ड लेवल। जो ऊपर है वो मैक्रो है, जो नीचे है वो माइक्रो। तो ये अब इसमें कौन कौन से आएंगे माइक्रो में? आपके आयरन आएगा, मैंगनीज आएगा, कॉपर आएगा, मोलिब्डेनम आएगा, जिंक आएगा, बोरॉन आएगा, क्लोरीन आएगा, निकेल आएगा। so there are 8 of these। तो 9 माइक्रो मैक्रो है, 8 जो है आपका माइक्रो है। सो टोटल कितने हो गए? 9 + 8 17 इसेंशियल एलिमेंट्स हो गए आपके पास, ठीक है। समझ में आई बात? तो माइक्रो में आपका आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, निकल है, क्लोरीन है, बोरॉन है, जिंक है। अब ये याद रखना होगा आपको क्योंकि वो पूछ देते हैं। तो टोटल देयर आर 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। देयर आर सम बेनिफिशियल एलिमेंट्स आल्सो, ठीक है, बेनिफिशियल सच एज सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, एंड दे आर रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स। तो बेनिफिशियल में कौन कौन है? सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम। देयर आर 4 बेनिफिशियल एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी बेनिफिशियल एलिमेंट्स? 4। माइक्रो कितना? 8। मैक्रो कितना? 9। तो ओवरऑल देखिए तो आपको 21 एलिमेंट्स हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसमें से 17 इसेंशियल हैं, ठीक है। तो 17 आर इसेंशियल एंड 4 आर बेनिफिशियल, ठीक है। तो 17 इसेंशियल एंड 4 आर बेनिफिशियल एलिमेंट, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो ये लोग यही पूछेगा, नाम बताइए, ठीक है, या ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे विच वन ऑफ दीज इज बेनिफिशियल और विच ग्रुप इज बेनिफिशियल, ठीक है। इस टाइप के यहाँ से पूछे जाते हैं। So essential elements can also be grouped into 4 broad categories on the basis of the diverse function.
अब ये जो 17 हैं आपके 17 इसेंशियल एलिमेंट्स, इसको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 4 भाग में। तो देखिए, essential elements as components of biomolecules and hence structural elements of cell, मतलब जो सेल का स्ट्रक्चर, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में मदद करता है। ठीक है, अब इस बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में मदद करने में कौन कौन से आ रहे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CHON। दीज आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। तो दीज आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए, there are essential elements which are components of energy related chemical compounds in plants, जैसे कि मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, फास्फोरस इन ATP। ठीक है, तो ये एनर्जी रिलेटेड है, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया। ठीक है, तो ये एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स। अब यहाँ से आपको सवाल पूछा जाता है कि ATP का एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम कहाँ मौजूद है? क्लोरोफिल। ठीक है, उसी तरह तीसरा देखिए, इसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट और इनहिबिट एंजाइम्स। ठीक है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ठीक है, एक्टिवेटर या इनहिबिटर का काम कर रहा है, जैसे कि मैग्नीशियम, इट्स एन एक्टिवेटर फॉर बोथ रिबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। ये आपने पढ़ा था रुबिस्को। ये मैग्नीज है, मैग्नीशियम रुबिस्को। मैग्नीशियम आयन जो है, it can activate this particular enzyme, ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. ठीक है, and then there is another enzyme which it regulates, phosphoenol pyruvate carboxylase, which is called pepcase. ठीक है, phosphoenol pyruvate carboxylase, this is called pepcase. So both of which are critical enzymes in photosynthetic carbon fixation. तो जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां इस एंजाइम का फंक्शन जानेंगे। ठीक है, बट इन दोनों में क्या चाहिए आपको एक्टिवेटर के रूप में? मैग्नीशियम चाहिए। ठीक है, जिंक इज अनदर इंपॉर्टेंट, तो इट्स एन एक्टिवेटर ऑफ ADH और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो जिंक भी है, ये कहाँ चाहिए आपको? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, तो उसको हम लोग ADH बोलते हैं। ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। उसके बाद आपका आता है मोलिब्डेनम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोलिब्डेनम इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजिनेज, और ये आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में आएगा। ठीक है, नाइट्रोजिनेज। So can you name a few more elements that fall in this category? For this you will need to recollect some of the biochemical pathways you have studied earlier. तो कहने का मतलब मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, ठीक है, उसी तरह आयरन, वो भी आपका एंजाइम में कैटालेज और एंजाइम में आपको एक्टिवेटर का काम करेगा। ठीक है, तो कॉपर। ठीक है, तो दीज आर ऑल एंजाइम्स जो कि एंजाइम एक्टिवेट कर सकते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हो कॉपर यहाँ पे मौजूद है, ये भी मौजूद है। उसी तरह आपको हिल रिएक्शन में आप जाओगे, फोटोसिंथेसिस में जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन हिल रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है उसमें? उसमें वाटर स्प्लिट करके ऑक्सीजन बना रहा है। ठीक है, ये स्प्लिट करेगा, क्या होगा? H2 plus half O2. So this splitting up of water to form oxygen is brought about by Mn and manganese and chlorine. ठीक है, तो ये भी एक्टिवेटर या फिर कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे है, मैंगनीज है, ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए। So some essential elements can alter the osmotic potential of a cell. ठीक है, जैसे कि पोटेशियम, it plays an important role in opening and closing of stomata.
very important. You may recall the role of minerals and solutes in determining the water potential of a cell. कहने का मतलब है, आप देख रहे हैं कि इसेंशियल एलिमेंट जो थे हमारे पास मैक्रो 9 और माइक्रो 8 17, इनको आप अलग अलग क्राइटेरिया में पुट अप कर सकते हैं। कुछ जो है स्ट्रक्चर बनाएंगे सेल का, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कुछ उसको एनर्जी प्रदान करेगा, जैसे कि मैग्नीशियम, फास्फोरस। कुछ एंजाइम एक्टिवेटर, इनिबिटर का काम करता है, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, आयरन, कॉपर। ठीक है। और कुछ सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को घटा बढ़ा सकता है। ठीक है, जैसे कि पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम का क्या फंक्शन यहाँ दिया है कि स्टोमाटा खुलेगा, बंद होगा, उसको वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, जैसे छुई मुई, आप जैसे छुई मुई क्या होता है, वो क्या होती है, वहां पे भी ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंजेस होते हैं। सेम मेथोडोलॉजी मैकेनिज्म एम्प्लॉय होता है। समझ में आई बात? अभी तक अगर आपको समझ में हेलो, आपको समझ आया है? हाँ। तो कहने देखे हैं वो एलिमेंट्स में, इसमें दो हैं, माइक्रो मैक्रो। फिर उसके बाद चार बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसी तरह फिर से क्राइटेरिया है, essential elements as component of biomolecules and structural elements, essential elements as energy related chemical compounds, essential elements as activators and inhibitors of enzymes, essential elements which can alter the osmotic potential of the cell। तो अलग अलग डिवीजन में है, तो उसको अच्छे से याद रखना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनका फंक्शन क्या है, मतलब प्लांट के लिए इनका क्या रोल है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग समझेंगे। तो essential elements, they perform several functions, they participate in various metabolic processes in the plant cell, such as permeability of cell membrane। permeability मतलब सेल को परमिएबल बनाना, मतलब मॉलिक्यूल्स आर पार आ जा सके। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सैप। ठीक है, तो जो सेल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो साइटोप्लाज्मिक कॉन्सेंट्रेशन है, उसको मेजर करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बफरिंग एक्शन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंड दे एक्ट एज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स और कोएंजाइम्स। ये सब फंक्शंस यहाँ देखने को आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो है, इसको हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इस चैप्टर में रखेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है नीट में। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ हम लोग देखते हैं, नाइट्रोजन की बातें कर रहे हैं। So this is the essential nutrient element required by plants in the greatest amount। सबसे ज्यादा क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, it is absorbed mainly as nitrate through, though some are taken as nitrite or ammonia। ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में अपटेक हो रहा है, नाइट्रेट फॉर्म। ठीक है, तो मेजरली नाइट्रेट फॉर्म, इसके अलावा नाइट्राइट फॉर्म में भी प्लांट इसको ले सकता है और अमोनियम फॉर्म में भी ले सकता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस फॉर्म में ये प्लांट लेगा इसको। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पर्टिकुलरली द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। जहां मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है, तो नाइट्रोजन वहां पे हमेशा चाहिए। It is also major constituent of proteins, nucleic acids, vitamins and hormones। ठीक है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन यहाँ से हम लोग पूछते हैं ना, वो यही पूछते हैं कि किस फॉर्म में ये लिया जाता है, मेजरली किस फॉर्म में लिया जाता है, तो इस फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फॉस्फोरस।
So phosphorus is absorbed by plants from soil in the form of phosphate ions. ठीक है, तो अब आपका H3PO4 है, तो either it will be H2PO4 minus or it will be HPO4 2 minus. ठीक है, तो ये दो फॉर्म में आप फास्फोरस प्लांट लेगा. फास्फोरस इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सर्टेन प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड्स में आप देखिए है, न्यूक्लियोटाइड में है, एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन. नाम से ही पता चल रहा है फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, मतलब आप फॉस्फोरस ऐड कर रहे हैं. ठीक है, फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं. न्यूक्लिक एसिड में आप न्यूक्लिक डीएनए आरएनए वहां पे भी है. न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में बेस शुगर फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फेट में फॉस्फोरस है. मेम्ब्रेन में ऑब्वियसली फॉस्फोराइलेशन होगा ही होगा. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फॉस्फोरस. अब चलते हैं पोटेशियम. इट इज एब्जॉर्ब्ड एज K+. ठीक है, तो पोटेशियम किस फॉर्म में चाहिए आपको, प्लांट को K+ फॉर्म में चाहिए. ठीक है, this is required in more abundant quantities in meristematic tissues to continuously divide कर रहा है. बड, कली जो नया नया खिलने वाला है, पौध, पत्ता और रूट टिप्स, ये सब जगह पे आपको पोटेशियम चाहिए. वाई पोटेशियम इज रिक्वायर्ड. सो पोटेशियम ये पूछता है अब एग्जाम में, पोटेशियम हेल्प्स टू मेंटेन एन आयन कैटायन बैलेंस इन द सेल्स. सो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है उसको बरकरार रखता है. It is involved in protein synthesis. It is involved in opening and closing of stomata, activation of enzymes, maintenance of turgidity of cells. So this is very important. ठीक है, तो आउट ऑफ द थ्री अभी तक अगर हमको क्वेश्चन बनाना रहेगा तो हम यहाँ से पोटेशियम से बनाएंगे, क्योंकि पोटेशियम का रोल इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आयन कैटायन बैलेंस में चाहिए, मतलब ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस है, एंजाइम एक्टिवेशन में मदद कर रहा है, स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद करता है, प्लस सेल को की जो टर्जिडिटी है, ठीक है, उसको बरकरार रखता है, मेंटेन करता है. तो इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैक्रो एलिमेंट्स. अब नेक्स्ट चलते हैं कैल्शियम. ठीक है, so plants absorb calcium from the soil in the form of calcium ions. ये किस फॉर्म में आप ले रहे हो, कैल्शियम डाइपॉजिटिव. ठीक है, Ca2+. It is required by meristematic and differentiating tissues. Again, जो ज्यादा ग्रो कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है, वहां पे वैसे सेल्स में आपको ये दरकार पड़ेगी. ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, particularly as calcium pectate in the middle lamella. ये बार बार बताया गया था आपको. तो सेल वॉल में कैल्शियम चाहिए आपको मिडिल लैमेला फॉर्मेशन में. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Also it is needed during the formation of spindle, mitotic spindle. So this is again a very important question. आपसे पूछा जा सकता है, name the element which is required for formation of mitotic spindle. So answer is calcium. अब होता क्या है, ये older leaves में accumulate कर जाएगा. ठीक है, it is involved in the normal functioning of the cell membranes and it activates certain enzymes and plays an important role in regulating metabolic activities. तो यहाँ से अगर मेरे को क्वेश्चन पूछा जाना होगा तो हम यही पूछेंगे कि सेल वॉल सिंथेसिस में कौन सा एलिमेंट यूज होता है. ठीक है, और माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, तो आंसर इज कैल्शियम. ठीक है, और अगर हम थोड़ा पूछेंगे एक्सपेरिमेंटल टाइप क्वेश्चन तो हम कैल्शियम को बोलेंगे. अब कैल्शियम, चूंकि कैल्शियम पेक्टेट के रूप में मिडिल लेमेला में मौजूद है, तो जब वो प्लांट मर रहा होगा, प्लांट का एक पार्ट मान लेते हैं, ओल्डर लीव सब मर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ये मोबिलाइज नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो एम्बेडेड है स्ट्रक्चर में. तो कैल्शियम इज इमोबाइल. मतलब हमने आपको क्या बताया था कि प्लांट जब बूढ़ा होने लगता है, प्लांट का कोई पार्ट, तो वहां से न्यूट्रिएंट वो ट्रांसफर कर देता है न्यू प्लांट पार्ट की तरफ. बट ये इमोबिलाइज्ड है, इमोबाइल है, ये मूव नहीं कर सकता क्योंकि इट इज एम्बेडेड इन द मिडिल लामेला. ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट के रूप में मौजूद है.
तो ये इमोबाइल है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम आयंस, सो Mg2+। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए कैसे, बिकॉज इट एक्टिवेट्स द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, in the synthesis of DNA RNA. It is a constituent of the ring of the chlorophyll and helps to maintain ribosome structure। ठीक है, तो नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल रिंग में कौन सा एलिमेंट मौजूद है, तो आंसर मैग्नीशियम। साथ में ये राइबोसोम का भी स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे राइबोसोम 80S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, और उसके यूनिट भी होते हैं, ये आपको बताया गया था। ठीक है, 80S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, टूटेगा आपका तो टूट जाएगा स्मॉलर सब यूनिट में, तो 60S और 40S। ठीक है, तो इसी को बरकरार रखता है वो स्ट्रक्चर को। ठीक है, और 70S को मैंने आपको बताया था इट ब्रेक्स इनटू 50S एंड 30S। तो छोटे सब यूनिट में टूट जाएगा राइबोसोम अगर मैग्नीशियम सफिशिएंट अमाउंट में हो, रिक्वायर्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड क्लोरोफिल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका, सो प्लांट्स ऑब्टेन सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। ये किस फॉर्म में है आपका, SO4 2-। तो सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। सल्फर इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल टिक, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। कहाँ कहाँ मौजूद है, सिस्टीन में मौजूद है और मेथियोनिन में मौजूद है। ठीक है, ये पूछा है नेम 2 अमीनो एसिड्स इन सल्फर। तो मेथियोनिन एंड सिस्टीन, इट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स। विटामिन आप थियामिन में मौजूद है, बायोटिन मौजूद है, कोएंजाइम ए में मौजूद है, पेरिडॉक्सिन मौजूद है। वेरी इंपॉर्टेंट कि थियामिन में कौन है, बायोटिन में कौन है, कोएंजाइम ए में कौन है और पेरिडॉक्सिन में कौन है। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो आदमी का सुस्ती दूर करने के लिए आपको सल्फर लेना पड़ेगा। अगर आप सुस्त महसूस कर रहे हैं तो आपको सल्फर लेना चाहिए। ठीक है, प्याज खाना चाहिए कहने का मतलब, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, क्योंकि वहां आपको सल्फ्यूरेटेड कंपाउंड्स मिलेंगे। एंड दीज आर द सेम कंपाउंड्स व्हिच कैन एक्ट एज कोएंजाइम्स एंड विटामिन्स। थियामिन बायोटिन में मिलेगा, कोएंजाइम में मिलेगा, रिडक्शन में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आयरन। सो आयरन इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ Fe3+। ठीक है, तो याद रखना होता है ये कि आयरन जो है Fe3+ फॉर्म में एब्सॉर्ब होगा। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा आयरन का इस्तेमाल हो रहा है। It is an important constituent of proteins involved in transfer of electrons like ferredoxin and cytochrome। या दो चीज है आपके पास, फेरिडॉक्सिन तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको FD लिखते हैं, और साइटोक्रोम तो उसको हम लोग CYT लिखते हैं। इन दोनों में आपका क्या है, आयरन। ठीक है, इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Fe2+ to Fe3+ ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इट एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम। ठीक है, तो और एक एंजाइम आपको मिल गया जहां पे आयरन इस्तेमाल हो रहा है, कैटालेज एंजाइम। एंड इट इज इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिंग स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम है, लेकिन क्लोरोफिल बनाने में आयरन मदद करता है, इसलिए क्लोरोफिल के संदर्भ में आपको याद रखना होगा आयरन फॉर्मेशन में मदद करेगा और रिंग स्ट्रक्चर के बीच में आपको मैग्नीशियम रहता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम 2 एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद क्लोरोफिल। ठीक है, आंसर इज मैग्नीशियम एट द रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड आयरन विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए मैंगनीज। सो manganese is absorbed in the form of ions, so this is Mn2+। ठीक है, it activates many enzymes involved in photosynthesis, respiration and nitrogen metabolism। ठीक है, but the best defined function
of manganese is in the splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis, जो कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था हिल रिएक्शन में वाटर जो है वो स्प्लिट अप कर जाता है। जस्ट अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था हिल रिएक्शन में क्या है, वाटर स्प्लिट किया और आपको दो चीजें मदद कर रही हैं, एक मैंगनीज है, क्लोरीन है, और ये आपका हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, तो यू गेट ऑक्सीजन। ठीक है, सो इट लिबरेट्स। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ दीज टू एलिमेंट्स मैंगनीज एंड क्लोरीन। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज जिंक। So plants obtain zinc as zinc ions. So Zn2 plus again, this zinc ion can act as an activator of various enzymes, carboxylases. ठीक है, it is also needed in the synthesis of auxine. ठीक है, important है एक्टिवेटर के रूप में। उसी तरह कॉपर, so it is availed as cupric ion Cu++। ठीक है, it is essential for overall metabolism in plants like iron. It is associated with certain enzymes involved in redox reactions and it is reversibly oxidized from Cu++ to Cu2+। तो कहने का मतलब जो फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम टाइप के जो थे वहां पे कॉपर भी पाया जाता है। नेक्स्ट आता है बोरॉन। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बोरॉन इट इज एब्सॉर्ब्ड एज दिस, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, BO3 माइनस। ठीक है, स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज करता है इसलिए फेवरेट क्वेश्चन। और उसके बाद B4O7 2 माइनस। तो कहने का मतलब अगर हम H ऐड करें तो H3BO3 और H2B4O7। ठीक है, तो बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। अगर कैल्शियम सिस्टम में मौजूद है बट बोरॉन का डेफिशिएंसी है तो फिर कैल्शियम का भी डेफिशिएंसी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोरॉन चाहिए उसको यूज करने के लिए, और बोरॉन ही नहीं है तो कैल्शियम यूज नहीं होगा। फिर दूसरा है बोरॉन चाहिए मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए। बट इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलन के जर्मिनेशन के लिए, ये पूछा जाता है। ठीक है, सेल इलोंगेशन हो रहा है उसमें चाहिए, डिफरेंशिएशन है ये चाहिए, फिर कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसलोकेशन हो रहा है ये चाहिए। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, बॉक्स बनाया है, दे आर आस्क्ड इन द एग्जाम। ठीक है, बोरॉन का यूज क्या क्या हो गया? पॉलन जर्मिनेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन मीन सुक्रोज के ट्रांसलोकेशन में, उसके बाद अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम आयंस। और ये किस फॉर्म में यूज हो रहा है? तो BO3 3 माइनस B4O7 2 माइनस। ठीक है, इसको याद रखते हैं। So plants obtain it in the form of molybdate ions. So you write it as MoO2 plus. ठीक है, so this is molybdate. It is component of several enzymes including nitrogenase and nitrate reductase, both of which participate in nitrogen metabolism. So this is important. तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हम लोग पढ़ेंगे कि ये मोलिब्डेनम रिक्वायर्ड है इन दोनों एंजाइम जो कि आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है, नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। ठीक है, लास्ट में है आपका क्लोरीन। इट इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एनायन Cl minus along with sodium potassium. It helps in determining the solute concentration and the anion cation balance in the cell। ये तीनों जो है अनायन कटायन बैलेंस में इस्तेमाल होते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन। ठीक है, it is also essential for water splitting reaction in photosynthesis that leads to oxygen evolution। हम यहाँ पे पहले आपको बता चुके हैं कि जो हिल रिएक्शन है हाइड्रोजन स्प्लिटिंग रिएक्शन में आपका मैंगनीज और क्लोरीन यूज होता है। तो अगेन दिस इज आस्क्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो आपका यूजेस जो है डिफरेंट एलिमेंट्स का, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है पेपर सेटर का। क्वेश्चंस पूछना ही पूछना है इनको, एक क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। ठीक है, हर एक साल पूछ रहे हैं वो। और अब इनका यूज हो गया, अगर मान लेते हैं कोई
एलिमेंट अगर सिस्टम में मौजूद नहीं है तो उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स आने लगे, ठीक है। वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स को समझना होता है। तो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट लोग हैं, उनका काम यही है कि वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स फील्ड में जाएं। तो ये सब हम लोग बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। ये प्लांट फिजियोलॉजी डिसिप्लिन में ये सब पढ़ेंगे हम लोग। अब प्लांट फिजियोलॉजी जो पढ़ता है वैज्ञानिक, उसको प्लांट फिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जब ये प्लांट फिजियोलॉजिस्ट फील्ड में जाएगा तो उसका काम है हर एक पौधे को देखे, आइडेंटिफाई करे कि किसमें डेफिशिएंसी सिम्टम है, किसमें टॉक्सिसिटी सिम्टम है। और कभी कभी ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, पता नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जैसे आपको अभी बताया गया कि जो बोरॉन है इट हेल्प्स इन द अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। तो फिजियोलॉजिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि ये पता करना कि एक्चुअली में बोरॉन की डेफिशिएंसी है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, ठीक है। होगा बोरॉन का डेफिशिएंसी, आप अगर उसको कैल्शियम का ट्रीटमेंट दे दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो ये काफी आसान काम नहीं होता, ठीक है। प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी डिटरमाइन करते हैं, जिसके कारण बहुत सारी चीजें अंडरस्टूड नहीं रह पाती, ठीक है, कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हम लोग बगैर खाए जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। और प्लांट कैसे खाना बनाता है, फोटोसिंथेसाइज करता है, कैसे प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एग्रीकल्चर की कैसे प्रोडक्टिव बढ़ानी है, ये सब सारा जिम्मेदारी प्लांट फिजियोलॉजिस्ट के ऊपर, ठीक है। तो अगर इस डिसिप्लिन को हम हटा देते हैं सिस्टम से बाहर तो फिर काफी दिक्कत हो जाएगा। और दिस इज प्राइमरीली फिजिक्स ड्रिवन, ये भी आपको बोल चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इस प्लांट फिजियोलॉजी में जो भी टॉपिक्स आएंगे उसको आप फिजिक्स के टर्म में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसलिए हम लोग जो फोटोसिंथेसिस है, डेवलपमेंट है, इसको हम लोग क्वांटम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, विच इज रिलेटिवली न्यू डिसिप्लिन, ठीक है। रिलेटिवली न्यू एंड एडवांस डिसिप्लिन इन बायोलॉजी विच इज इमर्जिंग राइट, ठीक है, जहाँ पे बायोलॉजी और फिजिक्स को जोड़ देते हो। हाँ, क्वांटम फिजिक्स और बायोलॉजी को जोड़ के आप बायोलॉजिकल फेनोमेनन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या आर्टिफिशियल लीफ बनाया जा सकता है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सके। सो पीपल आर ट्राइंग, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक छोड़ेंगे, कल हम लोग बाकी का चैप्टर देखेंगे। ठीक, अभी तक समझ में आया आप? Yes, समझ sir. सुनाई दिया तो यस लिख दीजिए। ओके, बाय।